बच्चों ये है हमारा लेक्चर 174 और हम आपके साइंस में केमिस्ट्री में चालू कर रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो ये है आपकी साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पेज नंबर है आपका 31। ठीक है, पेज 31 आपका एनसीईआरटी में। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का, ये बेसिक चैप्टर है। ठीक है, सो स्टार्ट लेते हैं हम चैप्टर के साथ। जब तक मैं कुछ लिखने बोलूँ नहीं, आप लिखना नहीं, पहले आप समझ लो कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो हमारे पुराने फिलोसोफर्स थे, हमारे इंडिया के ग्रीक के फिलोसोफर्स, वो हमेशा सोचते रहते थे मैटर के बारे में। मैटर मतलब पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, सो मैटर के बारे में हमेशा सोचते रहते थे कि मैटर आखिर बना किसका है। ठीक है, सो पहले से ही इतना तो माना जाता था कि भाई मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है। फिर एक इंडियन फिलोसोफर आए, उनका नाम था महर्षि कनड। महर्षि कनड ने एक पोस्टुलेट दिया था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो पार्टिकल और आगे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मतलब आगे कोई डिवीजन नहीं होगा। और उसने उन पार्टिकल्स को परमाणु नाम दिया, परमाणु। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक इंडियन ऋषि था, उसने परमाणु नाम दिया। ठीक है भाई, पदार्थ में से, पदार्थ को आप छोटा पदार्थ मतलब मैटर को छोटा डिवाइड करोगे तो परमाणु बनेगा। एक और इंडियन फिलोसोफर आए जिनका नाम था पकुड़ा कट्यायम। ठीक है, वो उनका नाम था, ये उस फिलोसोफर का नाम है। उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाया, महर्षि कनड की बात को पकुड़ा कट्यायम ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो एग्जिस्ट होते हैं कंबाइंड फॉर्म में, मतलब साथ में एग्जिस्ट होते हैं। और वो उससे हमें बहुत अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग मैटर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइंड फॉर्म में अवेलेबल है। ऐसे अकेला पार्टिकल नहीं मिलेगा, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलेंगे और इनसे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और इसी टाइम के दौरान अलग अलग एक कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स आए। इसी टाइम के दौरान ग्रीक फिलोसोफर्स आए जिनका नाम था डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। ठीक है, इसी टाइम के दौरान पुराने ग्रीक फिलोसोफर्स है जिनका नाम था डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। उन दोनों ने क्या बोला कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेज आएगी कि जो पार्टिकल्स डिवाइड नहीं होंगे। सो डेमोक्रिटस ने इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एटम नाम दिया। ठीक है, सो एटम नाम आया कहाँ से? जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो आया। ये नामकरण किसने किया? डेमोक्रिटस ने। ठीक है, डेमोक्रिटस कौन था? एक ग्रीक फिलोसोफर था। डेमोक्रिटस ने कहा कि मैटर को जब हम डिवाइड करते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है कि वो फर्दर डिवाइड नहीं होता है और इसी को ही हम एटम कहते हैं। ठीक है, एटम वर्ड का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल, जिसको आप आगे तोड़ ना सको। ठीक है, जिसको आगे तोड़ ना सको वो एटम। ठीक है, ये सब ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दिस आइडियाज। सो ये सब ऐसे फिलोसॉफियों से चल रहा था, मतलब कुछ प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स किए नहीं गए थे, ऐसे ये एक सोच थी। ठीक है, एक सोच के हिसाब से चल रहा था। सो जब 18th सेंचुरी की एंड आई, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट ने सबने रिकॉग्नाइज किया कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे 18th सेंचुरी का एंड हुआ तो साइंटिस्टों ने ये पता लगाया कि भाई एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और फिर वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए कि भाई आखिर हम एलिमेंट्स को जोड़ कैसे पाते हैं और जब जुड़ता है तो क्या होता है। मतलब अब साइंटिस्टों ने पहले भाई मैटर से एटम बना, फिर एटम से उन्होंने
भाई एलिमेंट कॉम्बिनेशन से बनता है, फिर उन्होंने कंपाउंड्स का पता लगाया, वो भी कॉम्बिनेशन से बनता है। अब उनको ये जानने की इच्छा हुई कि ये कंबाइन कैसे होते हैं, किस बिना पे ये जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, कैसे कंबाइन होके बनते हैं। जो एंटोइन एल लवॉइजर थे, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से एकदम दिमाग में बिठा लो। एंटोइन एल लवॉइजर, एंटोइन एल लवॉइजर, उन्होंने जो है, जो हमारा केमिकल साइंस है, मतलब ऑब्वियसली केमिस्ट्री का बेस है, उसका फाउंडेशन रखा, मतलब पाया उन्होंने ही रखा। कैसे? इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट लॉज दिए, 2 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और यही आपके इस चैप्टर का पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट आर द 2 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो किसने दिए थे ये 2 लॉज? एंटोइन लवॉइजर ने दिए थे। एंटोइन लवॉइजर ने 2 लॉज दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। फिर इनको साथ एक और जने ने दिया था, आप आगे पढ़ोगे। So laws of chemical combination. The following 2 laws of chemical combination were established after much experimentations by Lavoisier and Joseph L. Proust. मतलब ये 2 लॉ दिए गए थे, 2 लॉ, लेवॉइजर और जोसेफ एल प्रूस्ट ने 2 लॉज दिए थे। लवॉइजर और जोसेफ एल प्रूस्ट ने 2 लॉज दिए थे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और सब कुछ के बाद ये 2 लॉ दिए थे, लवॉइजर ने और जोसेफ एल प्रूस्ट ने। ठीक है। कौन से 2 लॉ दिए थे? किन 2 लोगों ने दिए थे? एंटोइन लवॉइजर ने और जोसेफ एल प्रूस्ट ने। इन दोनों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और 2 लॉ दिए थे। ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस? देखो, सबसे पहला लॉ दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन दोनों ने फर्स्ट लॉ दिया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, केमिकली जोड़ना। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ में ये ऐसा बताते हैं कि आप अगर जो 2 चीज़ों को प्लस करते हो, अगर आप 2 चीज़ों को ऐड करते हो तो उनका मास बाद में भी वही होगा, ऐड होने के बाद भी वही होगा। ठीक है। सो उसके लिए उन्होंने ये एक्टिविटी सेटअप की थी। ठीक है, इस तरह से इन्होंने एक्टिविटी की थी। क्या किया था इन्होंने? उन्होंने 2 सेट्स लिए थे, केमिकल्स के 2 सेट्स लिए थे, एक्स सेट ऑफ केमिकल्स और ये वाई सेट ऑफ केमिकल्स। एक्स सेट ऑफ केमिकल्स में कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट लिया, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ सारे सोडियम के लिए थे, यहाँ कॉपर बेरियम लेड के लिए थे। इन्होंने क्या किया? प्रिपेयर सेपरेटली 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई ईच इन 10 ml इन वाटर। ये सारे ग्राम में, मतलब ये सारे पाउडर फॉर्म में होंगे, तो इनका सॉल्यूशन बना लेना है। कैसे सॉल्यूशन बनाना है? 10 ml पानी में डाल के इनका सॉल्यूशन बनाना है। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन एन इग्निशन ट्यूब। सो एक छोटे से कॉनिकल फ्लास्क में आपको टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई, एक कॉनिकल फ्लास्क में, ऐसा कॉनिकल फ्लास्क लेना है। ये देखो एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखो, ये क्यों सेटअप हो रहा है एक्सपेरिमेंट का? इनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करना है। सो इस कॉनिकल मास्क में सॉल्यूशन वाई ले लो और ये इग्निशन ट्यूब में सॉल्यूशन एक्स ले लो। ठीक है, ये कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन वाई ले लो और इस फ्लास्क में सॉल्यूशन एक्स ले लो। ठीक है, सॉल्यूशन वाई ले लो कॉनिकल फ्लास्क में और कुछ सॉल्यूशन ले लो एक्स में। ठीक है, इग्निशन ट्यूब में, मतलब सॉल्यूशन ऑफ एक्स लो इग्निशन ट्यूब में। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, और उसको बांध दो। हैंग करा है, देखो ये बांध दिया है, ये आपने ये कॉनिकल फ्लास्क में ये टेस्ट ट्यूब बांध दिया है। सी दैट सॉल्यूशंस डू नॉट गेट मिक्सड, तो आप ये ध्यान रखना कि ये मिक्स ना हो जाए। ठीक है भाई, ये इसमें ना मिक्स हो जाए, ऐसा ध्यान रखना। पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क, सो इस फ्लास्क पे इस तरह से कॉर्क लगा दो। ठीक है, ढक्कन लगा दो। अब ये जो फ्लास्क है और उसके सारे कंटेंट्स हैं उन सबका वजन करो।
अब इसको टेढ़ा करके फ्लास्क को सारा मिक्स कर दो, एक्स और वाई सॉल्यूशंस को मिक्स कर दो, फिर से वेट करो, मतलब फिर से उनका वजन करो। तो बताओ कि क्या रिएक्शन होगा, फ्लास्क में क्या रिएक्शन होगा। क्या आपको लगता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा? हमने क्यों कॉर्क रखा उसके, मतलब कॉर्क क्यों ढक्कन से बंद किया? डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज, क्या उसका वजन बदला? सो नहीं, वजन नहीं बदला, वो जब मिक्स हुआ तो भी नहीं। और हमने बंद इसलिए किया कॉर्क कि उसके कंटेंट्स धुआं बन के उड़ ना जाए, इसलिए तो मास में फिर फर्क हो जाता है इसलिए। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, हमारा पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना मास आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मास ना पैदा होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, मास तो मास ही रहता है। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, सो देखो मतलब एंटोइन लवॉइजर और जोसेफ प्रूस्ट ने 2 लॉज दिए थे। सो पहला लॉ है, मतलब उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था, दोनों ने मिलके क्या दिया था? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा उन्होंने कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा दिया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो फिर लवॉइजर ने ही बाकी साइंटिस्टों की मदद से नोट किया कि भाई बहुत सारे कंपाउंड्स 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के बने हुए हैं। सो ऐसे कंपाउंड्स के जो एलिमेंट सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, भले वो किसी ने भी बनाया हो, पर उसका जो प्रोपोर्शन है उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का वो सेम ही रहता है। जैसे कि अगर आप वाटर लो, अगर आप कंपाउंड ऑफ वाटर लो, so the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8। कभी भी आप पानी लो, वाटर लो, सो हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास हमेशा 1:8 ही रहेगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास 1:8 ही रहेगा, भले आप पानी कहाँ से भी लो। ठीक है, मतलब पानी में हमेशा हाइड्रोजन के एक के सामने ऑक्सीजन 8 होगा, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन ही होगा। Thus, in 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained। अगर 9 ग्राम वजन होगा तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, ये हमेशा याद रखना। इसी तरह से अमोनिया, अभी अमोनिया किसका बना होता है? NH3। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बना होता है। सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी हमेशा कौन से रेशियो में प्रेजेंट होते हैं? 14:3। नाइट्रोजन 14 होता है तो हाइड्रोजन 3 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन 3। ठीक है, सो भले कहीं से भी लो। ठीक है, मतलब ये फिक्स होता है कि भाई अगर वाटर बनाना है तो वाटर में 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के सामने 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8। अगर आप अमोनिया ले रहे हो तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा? 14:3। ठीक है, सो नाइट्रोजन 14 होगा और हाइड्रोजन होगा 3। ठीक है, ये चीज़ें आपको 1 मार्क में काम आएगी, कभी कभी 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, सो इसी से ही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मिला हमें। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। सो लॉ क्या है? इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में हाजिर होते हैं, मतलब उनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहता है। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, एक परफेक्ट प्रोपोर्शन में वो हाजिर होते हैं। ठीक है, सो आज हम इन दो लॉज के साथ एंड करते हैं और इसकी थ्योरी मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखनी है। सो ये तो मेरी सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी, अब मैं आपको थ्योरी बताती हूँ तो वो आपको लिखनी है सारी। बच्चों तो आपको ये पॉइंट्स लिखनी है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको ये नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सो ये नोट्स मैं बोल रही हूँ उतने आपको लिख देने हैं। ठीक है,
सो सबसे पहले हेडिंग डालोगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लेक्चर नंबर डालोगे, फिर हेडिंग डालोगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो लॉ ऑफ केमिकल गिवन बाय लवॉइजियर एंड जोसेफ एल प्रूस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉज हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एग्जाम्पल A+B गिव्स C+D, मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स देते हैं। सो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास होता है सेम। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दूसरा लॉ। सो इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। एग्जाम्पल इन वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 रिस्पेक्टिवली। वाटर में मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन हमेशा 1:8 होता है, ठीक है। सो इस तरह से ये इतना ही आपको लिखना, आज के लिए इतना ही। कल हम आगे पढ़ेंगे कि इन दोनों ने जो ये लॉज दिए थे तो इसको भी आगे एक साइंटिस्ट है उन्हें इसको भी प्रूव करना पड़ा, मतलब क्योंकि इन्होंने ऐसे एक एक एक्सपेरिमेंट करके ये दिया था। सो आगे और प्रूव करना पड़ा, ठीक है। सो फिलहाल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जिसके दो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, किसने बनाया? लवॉइजर और जोसेफ एल प्रूस्ट ने, ठीक है। सो जस्ट राइट दिस होल थिंग एंड विद दिस वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। जितना मैंने आपको पढ़ाया एनसीईआरटी में, जस्ट गो थ्रू इट एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। थैंक यू।